कक्षा 12वीं में लेखा शास्त्र विषय लेकर पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, घर की पाठशाला में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, घर पर रहकर आपको पढ़ाई करना है और 12वीं बोर्ड की परीक्षा देना है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने के लिए आपको प्रथम अध्याय में प्राप्ति भुगतान खाते को सीखना है, क्योंकि परीक्षा में प्राप्ति भुगतान खाते से संबंधित थ्योरी भी आती है और साथ में सवाल भी आता है, जिसको अंकात्मक प्रश्न कहते हैं। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम एक प्राप्ति भुगतान खाते के निर्माण को सीखेंगे, साथ में उसके नियमों की भी बात करेंगे। आइए जान लेते हैं एक सवाल को किस प्रकार से किया गया है। विद्यार्थी, सवाल है, लिखा है निम्न सूचनाओं के आधार पर अग्रवाल क्लब का 31 मार्च 2018 को प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाइए। विद्यार्थियों, प्राप्ति भुगतान खाता वर्ष के अंत में या एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है। यहाँ पर 31 मार्च 2018 को प्राप्ति भुगतान खाता बनाने के लिए कहा है। हम देखते हैं, हमको कुछ वैल्यू दी है, उसमें हस्तस्थ रोकड़ दिया है, वर्ष में चंदा प्राप्त 2016-17 का, 17-18, 18-19 दान दिया है, प्रवेश शुल्क दिया है, विद्युत व्यय दिया है, वेतन दिया है, सेक्रेटरी को मानदेय दिया है, फुटकर व्यय दिया है। इसी प्रकार से क्लब बिल्डिंग का किराया जो अर्जित है, लेखन सामग्री का व्यय जो बाकी है, ये मदें हमको दी है और हमको कहा है कि आपको प्राप्ति भुगतान खाता बनाना है। विद्यार्थियों, पहले मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ। जब हम प्राप्ति भुगतान खाता बनाते हैं तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखते हैं। उस हेडिंग में प्राप्ति भुगतान खाता किस क्लब का बना रहे हैं, उस क्लब का नाम और कब बनाना है उसकी तिथि का उल्लेख करते हैं। नाम इसलिए लिखना जरूरी है विद्यार्थियों, क्योंकि कई सारी संस्थाओं के अलग अलग खाते होते हैं, तो ये हमने उसका हेडिंग बना दिया। अब विद्यार्थियों, सबसे पहले हमारा नियम यह है कि प्राप्ति भुगतान खाते के जो डेबिट पक्ष होता है, इसमें दो पक्ष होंगे, एक नामे और एक जमा, जिसको अंग्रेजी में डेबिट और क्रेडिट कहते हैं। तो जो नाम पक्ष होता है, डेबिट पक्ष होता है, उसमें प्राप्तियां लिखेंगे, और जो क्रेडिट पक्ष होगा, जिसको जमा पक्ष कहते हैं, उसमें भुगतान लिखेंगे। तो हमारे दो कॉलम बन जाएंगे। आप देख रहे हैं प्राप्ति और भुगतान के कॉलम। प्राप्ति भुगतान खाते का नियम यह है कि यदि रोकड़ शेष दिया है या बैंक शेष दिया है तो उसको प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में ले जाते हैं, और यदि बैंक अधिविकर्ष दिया हो तो प्राप्ति भुगतान खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको हस्तस्थ रोकड़ दिया है 1 अप्रैल 2017 को, तो हम इसको प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में अर्थात रिसिप्ट पक्ष में लिखेंगे। ये देखिए लिखा है टू बैलेंस BD 1/4/2017 को 11,500 रुपये। सेकंड आइटम दिया है वर्ष का चंदा प्राप्त। विद्यार्थियों, प्राप्ति भुगतान खाते में पिछले वर्ष का, आगामी वर्ष का, चालू वर्ष का सभी प्रकार का चंदा लिखते हैं। जो इनकम हो गई है, जो प्राप्ति हो गई है, उसको प्राप्ति भुगतान खाते में दर्ज करते हैं, चाहे फिर किसी भी वर्ष की हो। तो देखिए लिखा है सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर का, तीनों सब्सक्रिप्शन लिख दिए हैं। दान से 20,000 रुपये मिले हैं, दान को दर्ज कर दिया है। प्रवेश शुल्क जो होता है ये सदस्यों से प्राप्त होता है, एंट्री फीस, तो ये भी अग्रवाल क्लब की इनकम हुई है और इसको भी हमने दर्ज कर दिया है। दान के बारे में एक नियम है विद्यार्थियों, यहाँ तो दान 20,000 रुपये दिया है तो हमने इसको सामान्य कार्य के लिए दान मान लिया है, लेकिन यदि दान किसी विशिष्ट काम के लिए होता है, हो सकता है भवन निर्माण के लिए हो सकता है, अस्पताल के लिए हो सकता है, ऐसे विशिष्ट कार्य के लिए दान भी हो सकते हैं, तो उसको हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने सामान्य दान के रूप में लिखा किया है। विद्युत व्यय हो गया तो पेमेंट की तरफ लिखेंगे, जितने भी एक्सपेंडिचर है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखा है। वेतन दिया है कर्मचारियों को क्लब ने, सेक्रेटरी को मानदेय दिया है, फुटकर व्यय, विविध व्यय दिया है। अब बात कर लेते हैं क्लब बिल्डिंग का किराया, ये अर्जित है। विद्यार्थियों, प्राप्ति भुगतान खाते में अर्जित का लेखा नहीं करते हैं, एक्रूट का लेखा नहीं करते हैं, इसमें उन मदों का लेखा करते हैं जो या तो प्राप्त हो चुकी है या जिनका भुगतान कर दिया गया है, वो भी नगद। तो उपार्जित जो होता है, अर्जित जो होता है, जिसको एक्रूट कहते हैं, वो कमा तो ली है लेकिन अभी मिली नहीं है चालू वर्ष में, इसलिए उसका लेखा यहाँ पर नहीं किया है। इसी प्रकार लेखन सामग्री के व्यय जो बाकी है, अभी चुकाए नहीं है, तो जिनका भुगतान नहीं हुआ है उनका लेखा भी हम प्राप्ति भुगतान खाते में
नहीं करेंगे। तो ये हमारी मदों का लेखा हो गया। इसके पश्चात प्राप्ति भुगतान खाते में जो दोनों पक्ष हैं, उन दोनों पक्षों में हम देखते हैं कि डेबिट पक्ष का योग बड़ा है। सामान्यतः डेबिट पक्ष का ही योग बड़ा आता है, तो डेबिट पक्ष का योग लगाया और इसमें से क्रेडिट पक्ष की मदों को घटा दिया। तो घटाने पर जो उत्तर आया है विद्यार्थियों, वह 68,700 आया, जिसको बाई बैलेंस सीडी के रूप में लिखा है। बाई बैलेंस सीडी मीन्स बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये विद्यार्थियों हमारा प्राप्ति भुगतान खाता जो बनाना था, उसके नियम की मैंने आपसे चर्चा की है। आपको इन नियमों को, आपके पास जो किताब है उस किताबों से उसको आपको एक बार पढ़ लेना है, एक बार उनको लिपिबद्ध कर ले, जिससे कि आप जब सवाल करने बैठे तो आपको सुविधा हो। विद्यार्थियों चैनल पर बने रहें, क्योंकि अगले वीडियो में हम फिर एक नए सवाल की बात करेंगे और कई सारे नियमों की बात करेंगे, जिससे अब परीक्षा में आपके सवाल सही हो सके। धन्यवाद।